नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको देंगे हर एक महत्वपूर्ण पल का अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासत भी अपने जोरों पर है। बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने आज अहम बैठक की है। इस बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है उस पर चर्चा की गई और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही इस लिस्ट को कांग्रेस जारी कर सकती है। जो कांग्रेस के कर्नाटक में इससे पहले जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उसकी लिस्ट पहले जारी कर दी गई थी। ये दूसरी लिस्ट कांग्रेस जल्द ही जारी कर सकती है, जिसके लिए अहम बैठक आज की गई है। बताते चलें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। पार्टी जल्द ही चुनाव उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने रविवार को कहा कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा 4 अप्रैल को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद जारी की जा सकती है। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि उनके दूसरे निर्वाचन क्षेत्र कोलार से चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी आलाकमान को फैसला करना है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति ने आज बैठक की है। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में उस चीज़ के लिए जो उम्मीदवार हैं दूसरी लिस्ट के लिए उन पर आज चर्चा की गई है और जल्द ही इस दूसरी लिस्ट को जारी किया जा सकता है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है और कांग्रेस ने महामंथन किया कर्नाटक में आज, जिसकी तस्वीरें भी देखने को मिली। तमाम नेता पदाधिकारी कर्नाटक में पहुंचे और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति दरअसल किस तरह से बनाई जाए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे इस विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेकर उतरे, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई। भूटान के नरेश इस दिनों भारत दौरे पर हैं, बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक 3 दिवसीय भारत दौरे पे आए हैं, जिनका स्वागत एस जयशंकर प्रसाद ने किया है और एयरपोर्ट पे वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब वो भूटान के राजा दिल्ली आए हैं, इससे दोनों देशों के आपसी संबंध को बढ़ावा मिलेगा और साथ में दोनों देशों के संबंध लगातार बढ़ते जाएंगे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। राजा जिग्मे की ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय आदान प्रदान की लंबे समय से चली आ रही परंपरा और को ध्यान में रखते हुए राजा जिग्मे वांगचुक की यात्रा भारत और भूटान दोनों को द्विपक्षीय सहयोग की पूरी श्रृंखला का मूल्यांकन करने का मौका देगी। इससे पहले फरवरी 2023 में भूटान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वांगचुक के नेतृत्व में भूटान के एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है इससे भूटान और भारत की दोस्ती को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ दोनों देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। इसी के साथ जानकारी दे दें कि 1939 में जो है उन पे हस्ताक्षर हुए थे मित्रता को लेकर। इससे अब आगे की ओर दोनों देशों बढ़ते जाएंगे। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। तो भूटान के राजा हैं भारत दौरे पर और हमारी सहयोगी स्वीटी जानकारी दे रही थी कि आखिरकार भूटान के राजा भारत दौरे पर आए और उन्होंने भारत माँ के जो समाधि स्थल है वहां पर भी गए और नमन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं भूटान के राजा भारत दौरे पर थे, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। पथराव, गोलीबारी और बमबारी यहां पर हुई, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन। 6 दिन बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि जिस तरीके से रामनवमी पे जो हिंसा थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, तो उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में काफ़ी गाड़ी और ट्रेनों को जला दिया गया था। लेकिन रामनवमी की बात की जाए तो रामनवमी के दिन पे जो जुलूस निकाला था वहाँ के लोगों ने, तो उस पर जो हिंसा भड़की थी तो उसमें पत्थरबाजी भी
कराई गई थी, तो उसी को देखते हुए हिंसा जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। हुगली जिले के रिसाड़ इलाके में रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों को पर पथराव और बमबाजी की घटना के बाद फिर बंगाल की धरती धधक रही है। इधर मंगलवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी स्थान पर बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन के मूड में थी, लेकिन राज्यपाल को अचानक दौरे से पहले पुलिस ने बीजेपी के मंच हटा दिए गए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार धरने देने वाले थे। हुगली के हिंसा में पुलिस ने अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोमवार को यह भी सुकांत मजदूरों के कई घटना तक धरने पर बैठे और टीएमसी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यह मंगलवार को पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस पूर्व निर्धारित नहीं थे, पहले कहा था कि जाने वाले, लेकिन अचानक हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने हुगली पहुंच गए थे। हुगली जिले में जिस स्टेशन पर दंगाइयों ने पथराव और बमबाजी की थी तो वो बवाल थम गया है, लेकिन सियासी रंग अभी भी नहीं उतर रहा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस इलाके का दौरा करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि शांति सुनिश्चित की जाएगी, दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल बोस किसी भी कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे, लेकिन ऐसे वक्त पर उन्होंने योजना में बदलाव किया, हुगली पहुंच गए। हुगली स्टेशन पर हुई हिंसा के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आ गई, लेकिन आज जिस तरीके से वहाँ के जो सीपी हैं उन्होंने जो है वहाँ का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल की धरती जो है धधक रही है। वहाँ के जो नवाबनामी के नाम पर लोगों ने जो अभद्र किया, बवाल किया है, तो उस बवाल को देखते हुए सरकार ने 50 से ज़्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। बिहार में शुरू हुए उपद्रव ने अब सियासी रूप ले लिया है, बता रही हमारी सहयोगी जूही। बिहार में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद से जो है तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में जो है धारा 144 शुक्रवार से ही लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जो है विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही है। आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह जो है बिहार दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था और इस दौरान जो है तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि जिन राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर है वहां बीजेपी बौखलाई हुई है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में हुई हिंसा को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। दोनों नेताओं ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर ऐसी घटना दर्शाती है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही इस हंगामे का मुद्दा उठाया था। पार्टी के विधायकों ने हिंसा को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए और खूब हंगामा किया। इसके अलावा पार्टी ने प्रदेश में जंगल राज रिटर्न्स का आरोप भी लगाया। वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन की तरफ से जवाब देते हुए जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने पूरे घटनाक्रम को महज एक साजिश बताया। वहीं बिहार शरीफ में भी हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सोमवार को एक बार फिर से सासाराम बमबाजी से थर्रा उठा। हालांकि नालंदा की हालत अभी काबू में है। बिहार के डीजीपी ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले का जायजा लिया। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर बिजनौर में नेशनल हाईवे 74 में दर्दनाक हादसा हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज़ रफ्तार कार ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार और गाड़ी के अंदर अन्य 2 लोग सवार टोटल 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग नजीबाबाद के मंडावली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए काशीपुर जा रहे थे। सुबह 6:30 बजे करीब जैसे ही वो अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर सेंट मैरी के पास पहुंचे, तभी सामने से एक ईंटों भरी ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी, जिसमें कार पीछे जैसे जाकर के टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में विभागीय अधिकारी राजीव भरतरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कौन सी मिली है बड़ी जिम्मेदारी, बता रहे हमारे सहयोगी। उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया के पद के तौर पर राजीव भरतरी आज चार्ज ले चुके हैं। कैट और हाईकोर्ट से लड़ाई जीतने के बाद आज उन्होंने यहां पर चार्ज लिया। छुट्टी का दिन था,
बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा आज यहाँ पर चला उनके चार्ज को लेकर। पहले कर्मचारियों की तरफ से ऑफिस का जो दरवाज़ा था वो नहीं खोला गया, कहा गया चाबी किसी और के पास है। उसके बाद शासन से इस आदेश की कॉपी आने में देर हो गई। 10 बजे का हाईकोर्ट ने समय तय किया था कि 10 बजे उन्हें यहाँ पर चार्ज देना है, लेकिन 10 बजे के समय के बजाय आज ये कह सकते हैं कि दोपहर में ये चार्ज उनकी तरफ से यहाँ पर ले लिया गया है। लंबी लड़ाई के बाद ये कह सकते हैं राजीव भरतरी दोबारा से प्रमुख वन संरक्षक के पद पर यहाँ पर नियुक्त हुए। विनोद सिंघल इससे पहले यहाँ पर प्रमुख वन संरक्षक के पद पर थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विनोद सिंघल और राजीव भरतरी दोनों ही इस माह के अंत में यहाँ पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में विभाग के सामने बड़ी चुनौतियां, उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे राजीव भरतरी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने जो लड़ाई जीती है वो आने वाले समय में एक नज़ीर बन सकती है। जो वन सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक नया नज़ीर होगी, को किस रूप में काम करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज वन विभाग को अपना मुखिया मिल गया है राजीव भरतरी के रूप में। कैमरामैन हर्षुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर देवरिया में कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बता रहे हमारे सहयोगी घनश्याम। बदमाश स्वयंवर यादव की 2 करोड़ 17 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। मौके पर सीओ सिटी एसडीएम सदर के नेतृत्व में ढोल नगाड़े बजाकर की गई कार्रवाई। कुख्यात बदमाश स्वयंवर यादव पशु तस्कर पर अलग अलग थानों में 15 केस हैं दर्ज। वहीं कुख्यात बदमाश स्वयंवर यादव गैंगस्टर एक्ट के तहत देवरिया जेल में तकरीबन 3 महीने से है बंद। स्वयंवर यादव सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव का है मूल निवासी। घनश्याम मिश्र, इंडिया वॉइस, देवरिया। चालाक चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम जारी की है, जिसने ये नाम चाइना ने अपने ये नाम चीन और तिब्बत भाषा में जारी की है। चाइना का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले दिनों G20 को लेकर अरुणाचल प्रदेश में बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक में चाइना शामिल नहीं हुआ था। वहीं इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन हमेशा से ही ऐसी हरकतें करता आया है, लेकिन इस हमले को, इस तरीके को विदेश मंत्रालय ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन हमेशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस ने हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी ने 2020 में चाइना को क्लीन चिट दे दी थी, जिसकी कीमत अब हमें चुकानी पड़ रही है। फिलहाल इस मामले में राजनीतिक गलियारों में सियासत जारी हो गई है। कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले का जिम्मेदार ठहरा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के देवरिया में बिना टेंडर के करोड़ों के सामान के खरीदने के घोटाले की लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी घनश्याम मिश्रा। स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता तथा बिना टेंडर करोड़ों के सामानों की खरीदारी का मामला सामने आया है। इसके लिए जिला अधिकारी ने एडीएम वित्त और राजस्व के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठन की है। टीम द्वारा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह तथा अन्य लोगों से मिली शिकायतों की जांच के लिए डीएम ने 3 सदस्यीय टीम की गठन किया है। वहीं जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में विगत 7 महीने में बिना टेंडर करीब 1.5 करोड़ के सामानों की खरीदारी की गई। आरोप है कि इसमें शासन के नियमों निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया है। सामानों के टुकड़े में कर 1 दर्जन से अधिक फर्मों की खरीदारी की गई है। वहीं क्षय रोग विभाग में सभी फर्मों से बिना टेंडर कराए ही वित्तीय वर्ष की अंतिम समय में सामानों की खरीदारी की गई है। इसमें अधिकांश ऐसे सामान हैं जिन्हें खरीद के साथ ही खर्च दिखाया जा सकता है। इसमें 13,000 सर्जिकल हैंड लंबा, 13,000 फेस मास्क, बलगम कप 50,000, जिसप पॉलिथीन 20,000, ग्लास स्लाइड, ब्लू स्टार 40,000 आज शामिल हैं। सामानों की स्टॉक में आपूर्ति और खर्च की जांच से बड़ा खुलासा हो सकता है। घनश्याम मिश्र, इंडिया वॉइस, देवरिया। और इधर हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, बता रहे हमारे सहयोगी रूपेश। आज सुबह अचानक जैसे ही रात कोतवाली को सूचना मिलती है और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के दौरान जो बदमाश होता है वो पुलिस को देख के जैसे ही भागता है, तो उसी दौरान पुलिस फायर करती है। फायर करने के दौरान जो बदमाश होता है उसके पैर में गोली लगती है और जिसे जैसे ही गोली लगती है पुलिस अपने बदमाश को पकड़ के अपने कब्जे में लेकर
उपचार के लिए रात CHC ले जाती है। रात CHC के बाद जब वहाँ उसका इलाज नहीं हो पाता तो हमीरपुर जिला अस्पताल लाती है और उसको यहाँ पर भर्ती कराती है। पुलिस जो बदमाश है उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था और इसके मुकदमे भी चल रहे हैं आसपास के जनपदों पर। आज पुलिस ने उसको सुबह ही पैर पर गोली मारी और हमीरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ पहुंचे। हापुड़ में जाकर उन्होंने बैठक की। क्या कुछ उन्होंने कहा बैठक के दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हापुड़ जनपद के दौरे पर रहे। हापुड़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी के कार्यकर्ताओं व पार्टी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के स्वागत समारोह के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी के जनपद के तीनों विधायक व जिलाध्यक्ष मौजूद थे। जिलाध्यक्ष उमेश राणा, सदर विधायक विजयपाल आरती, धौलाना विधायक धर्मेश तोमर व गढ़ विधायक हरिंदर तेवतिया मौजूद रहे और तीनों विधायकों व जिलाध्यक्ष ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने आने वाले निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को दिया। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद डिप्टी सीएम कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम जनपद के पत्रकार मौजूद रहे और प्रेस वार्ता संपन्न होने के बाद डिप्टी सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए शक्ति ठाकुर। इधर जौनपुर में स्कूल चलो अभियान के चलते एक हादसा हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में गुब्बारा फटने से शिक्षक समेत कई लोग झुलसे, मचा हड़कंप। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल। बताया जाता है कि जौनपुर के नगर पालिका टाउन हॉल में जनपद स्तरीय और स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान जो है गुब्बारा फटने से ये हादसा हुआ है। हादसा में शिक्षक समेत कई लोग झुलस गए और कार्यक्रम में जो है राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, MLC ब्रजेश सिंह प्रिंसू समेत तमाम आला अधिकारी और शिक्षकगण मौजूद थे। हालांकि कहा जाए एक बड़ा घटना होने से बच गया और घटना के बाद भी जो है कोई भगदड़ नहीं मचा है और जो है स्कूल चलो अभियान का जो है रैली निकाली गई है। वहीं मीडिया कैमरे के सामने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जो झुलसे लोग हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो है जब मीडिया से ने जब सवाल किया जिम्मेदार अधिकारियों से, राज्य मंत्री से, सभी कैमरे के सामने बचते हुए दिखाई दिए। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और इधर मिर्जापुर के विभिन्न वार्डों में डीएम ने जायजा लिया, बता रहे हमारे सहयोगी कमलेश। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद समस्त वार्डों में किया गया है निरीक्षण। आपको बताते चले, मिर्जापुर में अभी कई महीनों से पाइप सीवर लाइन का काम चल रहा था, जिसे पाइप बिछाया गया है, लेकिन अभी तक आपको बताते चले कि इतने महीने हो गया है, अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिससे आज जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने खुद जाकर कई वार्डों में निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अभी तक जो है कि कोई कार्य पूरा न अधूरा काम हुआ है और जितने यहाँ पे अधिकारीगण हैं उन लोग को लगाई फटकार। उन्होंने बताया कि अभी तक जल्द से जल्द कार्य पूरा हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने ये सड़कें हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो सड़क बनी हुई है, जैसे ही बारिश होता है कितने आम जनमानस को कितनी समस्याओं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि अभी तो नॉर्मल है, जिस समय एक भी बारिश हो जाता है, बारिश में वाहन और मोटरसाइकिल से चलना क्या पैदल भी जाना दुश्वार हो जाता है। कुछ दूर पर आप उधर देख सकते हैं कि अभी तक पाइपलाइन ये कितने महीने से काम चल रहा है, लगभग ये आपको बताना चाहिए कि साल भर लगभग काम चल रहा है, अभी तो कोई कार्य पूरा नहीं हो सका। न तो पानी का कार्य पूरा हो सका है और ना ही सीवर लाइन का जो सीवर के लिए पाइप डाला गया उसका कार्य पूरा हो सका है। इसी क्रम में आज दिव्या मित्तल ने, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल कई वार्डों में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अभी तक कार्य पूरा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे जितने अधिकारी हैं जो को लगाई फटकार और बताया कि जल्द से जल्द यहाँ पे कार्य किया जाए। कैमरामैन गौरव विश्वकर्मा के साथ कमलेश कुमार, रिपोर्ट मिर्जापुर। और इधर अमृतपाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव।
जिले में एसएसबी और पुलिस की जो है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। अमृतपाल को लेके बॉर्डरों पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। वहीं जो हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है हेलमेट उतरवा के। वहीं एसएसबी कमांडेंट ने बताया कि हमारी जो है समन्वय जो है एसएसबी नेपाली और एसएसबी और पुलिस के 3 संयुक्त टीमें जो है बॉर्डरों पे भ्रमण भी कर रही है, जिसको लेकर के अमृतपाल को सुबुहाट नेपाल में चली है तो उसको लेकर यहाँ अलर्ट है एसएसबी। जबकि यहाँ 84 किलोमीटर खुली सीमा होने की वजह से यहाँ पे जो है एसएसबी पूरी तरह मुस्तैद है, पुलिस के जवान भी मुस्तैद है, अलर्ट है। हर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी की जा रही है। जो हेलमेट लगा के बॉर्डर से गुजर रहे हैं उनकी हेलमेट उतरवा के चेक की जा रही है कि किसी भी अवस्था में इस बॉर्डर से अगर वो गुजरता भी है तो पकड़ा जाए, जिसको लेकर यहाँ पूरी अलर्ट है। एसएसबी और पुलिस के जवान पूरे अलर्ट हैं यहाँ पे और लोगों की जांच भी की जा रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। उधर उन्नाव में नगर पालिका के अधिकारियों की अवैध वसूली चरम पर पहुंच गई है, बता रहे हमारे सहयोगी निखिलेश। उन्नाव में नगर पालिका की कर्मचारियों की अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ हो रहा वायरल। जी हां, आपको बता दें उन्नाव के गांधीनगर तिराहे पर ई रिक्शा चालक से उन्नाव नगर पालिका परिषद के कर्मचारी ने मारपीट की और उससे अवैध वसूली करने की कोशिश की। हालांकि ई रिक्शा चालकों की संख्या बढ़ गई, उसके बाद उसने ई रिक्शा चालकों से माफी मांगी, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ हुआ वायरल। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्नाव में जितने भी पड़ाव हैं, जितने भी अड्डे हैं, उनकी अवैध वसूली कराई जा रही है, जिसका वीडियो भी कई जिसके सामने आ रहे निकलकर। आज ई रिक्शा चालक ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वो आज जैसे ही घर से बाहर निकला तो वहां पर मौजूद कर्मचारी ने बताया कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और मुझसे अगर बदतमीजी की तो मैं उल्टा तुम पर मुकदमा लिखवा दूंगा और मुझे पैसे दो। जबकि प्रशासन की तरफ से वसूली के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अभी भी किसी तरह की कोई भी नीलामी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं कराई गई है और जो पहले कराई गई थी नीलामी उनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्नाव का जिला प्रशासन इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करता है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। उधर सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, बता रहे हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। सीतापुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की हत्या कर उसका शव बोरे में पैक कर हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। आपको बताते हैं ये पूरा मामला सीतापुर के मोहली थाना क्षेत्र के 1 किलोमीटर दूरी से पहले का है, जहां पर कुछ हमलावरों ने एक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव बोरे में पैक कर शव के रोड के किनारे फेंक दिया। जब ग्रामीणों ने उस बोरे को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने उस बोरे को खोला तो उसमें शव बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। हत्यारों ने इस कदर क्रूरता की कि उसकी शिनाख्त ना हो सके, इसलिए उसका जो सर है शव का वो भी गायब कर दिया है और उसके हाथ पैर भी कटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है ये शव किसका है और देर रात पुलिस आसपास के जनपदों और क्षेत्र में ये जानकारी जुटाती रही कि आखिर किसकी हत्या हुई है, कौन अपने घर से लापता है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में साफ कहने से कुछ नहीं कह पा रही है कि आखिर ये शव किसका है। मोहित मिश्रा, इंडिया वाइज, सीतापुर। रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।